रीजन आके सामने आप खड़ा होता है, वो था एंगलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। उस दिन आपको ओरिएंटलिस्ट के बारे में बताया गया था, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो दोबारा रिवीजन दे देते हैं। फ्रेंड क्या बताया गया कि पहले इसमें संस्कृत को पुटअप किया गया, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? ठीक है ना। संस्कृत को क्यों पुटअप किया गया? क्योंकि संस्कृत जो है हमारी मेन बेसिक लैंग्वेज थी, डन। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज इसमें जो ऐड की गई वो प्राकृत थी, डन। आपके पास दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को टच किया गया, दैट इज तक्षशिला एंड नालंदा, डन। इसके बाद आपको क्या बताया गया कि देखो जो इंडियन एजुकेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? धर्म पे, साहित्य पे, कला पे। याद है कि नहीं याद है कि जो एक हफ्ते पहले पढ़ के गए थे सब ब्रेन वॉश करके आ रहे हो, डन। उसके बाद चौथी जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएगी, यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट इस वजह से स्टार्ट हुआ ये देखने के लिए कि अंग्रेजी शिक्षा बेहतर है कि भारतीय शिक्षा बेहतर है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बहुत अच्छे से खड़ा होता है कि जब आप रूल करने जाओगे ना बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है आप रूलर के कंसर्न से सोचोगे, आपका पर्सपेक्टिव रूलिंग होगा, तो आप सामने वाले को हमेशा क्या बताओगे? अपने से कम बताओगे। अगर आप ये बता देते कि इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छी है तो फिर आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत क्या पड़ती? दैट वुड बी नो मोटिव एट ऑल, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका सिस्टमैटिक प्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आएंगे वो किस पे प्रेजेंट होते हैं? इंग्लिश एजुकेशन पे। आगे आप लोगों को माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है नीरज? माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है गर्ल्स? अगर ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट उठा के दे देता है तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है बॉयज? मेल्स। तो फिर गोइंग टू गर्ल्स क्यों काफी मेल्स? हाँ बताओ बच्चों, माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? अगर ये आपको यूजीसी नेट का एनवायरनमेंट दे देता है जो हायर एजुकेशन से संबंधित है तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अभी बहुत बड़ा सर्वे आया है, सर्वे किसका पार्ट है? रिसर्च का पार्ट है। हर बात में ऑप्शन बेटा, इट मींस यू हैव नॉट स्टडीड। आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है ना। देखो एक एक चीज के लिए बहुत बिवेयर रहो बेटा, मुंह में पेन मत डालो, खा के आओ। आप पीएचडी स्टूडेंटों किस तरीके की बिहेव करते हैं? तो सोचने के लिए बेटा यू हैव योर ओन माइंड, यू नीड प्लास्टिक, यू आर कंज्यूमिंग माइक्रोप्लास्टिक्स। देखो मैंने हिंट भी दे दिया आपको, समझ गए? यू आर कंज्यूमिंग माइक्रोप्लास्टिक्स एंड दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल। सुनिए आप लोग, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक वो, इसके ऊपर एक सर्वे किया गया, डन। फिर आप हायर एजुकेशन का एक पॉइंट है ये, जब सर्वे किया जाता है तो सर्वे रिसर्च के किस पार्ट में आता है? चलो बताओ, सर्वे रिसर्च के किस पार्ट में आता है? क्वांटिटेटिव पार्ट में आता है। देखो एक आंसर तो हमें ये मिल गया, डन। फिर आपसे पूछा गया माइक्रोप्लास्टिक क्या है, तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो डेकंपोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माइक्रोप्लास्टिक आता कहाँ से? ये जो आपके पेन है, ये जो आपके चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जब आगे भी रिसर्च हुआ है बहुत बड़ा जर्मनी में फ्रेंड, जब आप इनके ऊपर रख के कोई चीज काटते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इससे चौथा पॉइंट निकलता है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक के 4 इंपॉर्टेंट आंसर्स में से 2 इंपॉर्टेंट आंसर बताओ, तो ये हायर एजुकेशन का भी है, रिसर्च का भी है। तो पहला ऑप्शन आता है माइक्रोप्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से हो जाएगा। दूसरी चीज आपके पास पता चलता है कि प्लास्टिक के उन पार्ट में पाया जाता है जहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में निकलता है जब हम उनको चॉप कर रहे होते हैं या अपने मुंह में रखते हैं या मिनरल बॉटल्स यूज कर रहे थे। तीसरा चीज है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन इसका लीवर और गुर्दे पर कोई भी असर नहीं पड़ता। कौन सा आंसर रॉन्ग है? लास्ट वाला रॉन्ग है। क्लियर हो गया? फाइन, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ, व्हाट इज जीआईबी, फिर आगे पढ़ना शुरू करो। व्हाट इज जीआईबी? पेपर है ना आप लोगों का, डेट आ गई ना पेपर की? कब से बच्चों? कब से फॉर्म स्टार्ट हो गए? डेट आ गई है? किसने कहा बेटा? मंडेला जगदीश कुमार कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज तो कोई चीज बेटा प्लीज बिवेयर, यू आर नॉट अंडर यूजीसी, आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करके रखें। अब ये बताओ जीआईबी क्या है, पढ़ना शुरू करो। पहले बताओ जीआईबी क्या बुलाए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BUSTARD, ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ये एक बर्ड है जो इंडिया में पाया जाता है, हिमालय के उसमें। ये सिर्फ 150 रह गए हैं, गिने चुने 150 रह गए। आगे आने वाले समय में इनकी फोटो देख लेना। क्लियर है नॉट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दिन पर दिन क्यों गायब होते जा रहे हैं, BUSTARD, ठीक है? तो इसका सबसे बड़ा आंसर क्या है?
ग्लोबल वार्मिंग। अब आप लोग 1835 पे आ जाइए। 1835 का कंप्यूटर की पहली बुक किसने लिखी थी? कंप्यूटर पे सबसे पहले बुक किसने लिखी थी? कंप्यूटर पे सबसे पहले बुक किसने लिखी थी? अरे लिखी होगी किसी ने, क्वेश्चन है आप लोगों का। रिचर्ड वेबस्ट्रेट ने। आप लोग पढ़ते नहीं हो, कहते मैम आप मत आया करो पढ़ाने। सुनो, 1835 का मैग्ना चार्टा आपसे क्या कहता था? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप दो परसेप्शन लेके चलेंगे, क्वीन विक्टोरिया एंड सेकंड लॉर्ड मैकेले। डन, फाइंड दैट, क्वीन विक्टोरिया एंड लॉर्ड मैकेले। इसके पहले थोड़ा बहुत आप एक बार कॉन्फ्लिक्ट स्टडी कर लीजिए क्योंकि आगे इस पे पॉइंट जुड़ेगा। पहला आता है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। एंग्लिस्ट को लिखता था कि उनकी एजुकेशन है दैट इज फार बेटर देन टू द इंडियन एजुकेशन और द ओरिएंटल एजुकेशन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसको लेकर काफी दिनों तक विवाद होता रहा। 20 साल इसी में जिंदगी के उन्होंने लगा दिए कि विच वन इज राइट। अच्छा, उन्होंने कुछ कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिए थे जिसको आप प्रीवियसली क्लास में स्टडी करके गए हैं। डन और नॉट डन? फाइन। अब आगे हमें क्या पता चलता है, आखिरकार 1835 में इस चीज पे सोचा गया, नाउ वी हैव टू सॉल्यूट द प्रॉब्लम। आखिरकार प्रॉब्लम को है सॉल्यूट करना है। जब प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना है तो आखिर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल करना तो कैसे करना है? तो एक मोटो आप ध्यान रखेंगे, मोटो दिमाग में सिर्फ यही था दैट द इंग्लिश एजुकेशन वाज बेटर एंड टू बेस्ट। ओरिएंट एजुकेशन वाज टू इंग्लिश एजुकेशन वाज बेटर टू बेस्ट, जिसमें आप किसका क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट या सेटअप होते हुए देखेंगे, यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसमें गेन करा जाएंगे वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन आएगी, एलिमेंट्री एजुकेशन आएगी, टीचर्स ट्रेनिंग आएगा, सुपरविजन आएगा, एग्जामिनर्स आएंगे। बिवेयर रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकेले एजुकेशन सिस्टम का मेन बेसिस जो कुछ और था उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या लिखते हैं पाते हैं, तो 5 पॉइंट पहले सुनो फिर आप लिखना शुरू करेंगे। गर्मी लग रही क्या आपको? उधर पंखा नहीं चल रहा है? हाँ, दैट इज इन कन्फर्म। जो मैम से बोल दीजिए ऐसे ऑन कर देंगे इफ इट इज नॉट देयर। बेटे बोल दीजिए। फोन नंबर नहीं पता आपको? थॉमस अल्वा एडिसन, ही इन्वेंटेड। गर्मी है, आप लोग पानी रखा करिए पीने के लिए। सुनिए आप लोग, फाइन पॉइंट सुनिए। तो जब आपके पास लॉर्ड मैकेले एजुकेशन सिस्टम आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स देखिए जिससे आप स्टडी करना चाहेंगे। पहला इनका जो मोटो था वो था इंडियंस को इंग्लिश, रुक जाइए वेट करिए सुन लीजिए फिर लिखना शुरू कीजिए। इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन पर प्रिपेयर करना, लेकिन सारे इंडियंस को नहीं, एलिट इंडियंस को। किसको? एलिट इंडियंस को। अब एलिट इंडियंस वो थे जो कि रिच थे। एलिट का मतलब ये रिच, फाइन। अब ये जो एलिट इंडियंस थे वो एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तैयार करते या पर्टिकुलर प्रिपरेशन तैयार करते। क्या जो इनके नीचे वर्कआउट कर रहे थे इंडियंस, वो इन्हीं से सारी चीजों को एक तरीके से प्रैग्मेटिक वे पे गेन कर लेते। आया कि नहीं है? तीसरी चीज आपको क्या बताई गई कि देखो सुनो, ये रंग में चाहे इंडियंस हो, ठीक है ना, देखने में चाहे इंडियंस हो, लेकिन इनका टेस्ट, इनका दिमाग, इनकी जबान कैसे होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? इस चीज को आप बहुत ध्यान से रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मैग्ना चार्टा में आपको ये कहा गया था कि रंग में इंडियंस हो, फाइन, अपीयरेंस में इंडियन हो, लेकिन टेस्ट में, उनके प्रेजेंटेशन में, उनकी लैंग्वेज में वो अंग्रेज हो, तो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला 1835, फिर आपके पास 1833 ईयर्स में देखो, फिर उसके बाद आपके पास 1823। अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं तो सब आराम से बैठे रहो। और या तो आपके पास 1901, तो 1901 में हमारे पास कोई एक्ट नहीं है। 1823 में हमारे पास एफिस्टेड एक्ट है। हमारे पास 1833 में इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट हुआ, अभी बताया था, और 1835 में इसके ऊपर सोचा गया। तो राइट आंसर क्या है? 1835। लिखना शुरू करो। आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें, ये बता दो, कुछ पूछना है? क्वीन विक्टोरिया का ईयर क्या, टाइमिंग क्या थी? क्वीन विक्टोरिया की ईयर की टाइमिंग बताइए क्या थी? 18? अरे उस दिन तो यहाँ लिख के गई थी बच्चों में। चलो ऑप्शन सुनो, मतलब एक दिन पढ़ के जाते हो, हफ्ता भर भूल जाते हो जी, भूलिए। अच्छा ऑलमोस्ट है। हाँ 1907। ऑप्शन लीजिए आप लोग। 1832 to 1902,
1837 to 1901, 1835 to 1901, उस दिन यहाँ पे लिख के गई हूँ मैं, and 1835 to 1910, the right answer goes to 1837 to 1901. आप लोग कुछ नहीं पढ़ते, आपका पेपर है, लिखना शुरू कीजिए। 1835 के लॉर्ड मैकाले के एक्ट के प्रमुख विवरण दीजिए। 1835 के लॉर्ड मैकाले के एक्ट के प्रमुख विवरण दीजिए। लिखिए, यह एक्ट 1833 में मुख्य रूप से उभरा। यह एक्ट 1833 में मुख्य रूप से उभरा, जो कि 20 साल बाद प्रेजेंट होता है। लिखिए, जो कि 20 साल बाद प्रेजेंट होता है 1823 के एक्ट के, जो कि 20 साल बाद प्रेजेंट होता है 1823 के एक्ट के। लिखिए, प्रेजेंट होता है 1813 या 1823, हाँ 1813 के। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें प्रमुख बात जो आधारित थी, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो बच्चों। इसमें प्रमुख बात जो आधारित थी, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, वो अंग्रेजी और भारतीय शिक्षा को लेकर थी। इसमें प्रमुख बात जो आधारित थी वो अंग्रेजी और भारतीय शिक्षा को लेकर आधारित थी। इसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। लिखिए, रानी विक्टोरिया, बेटा आप उसमें क्यों नहीं बैठे जिसमें डेस्क रिलेट होती है? इसमें बैठा करिए, इसको उधर मैनेज कर लिया करिए। अब इट इज रियली वेरी अनकंफर्टेबल दैट यू आर हैविंग योर नोटबुक ऑन योर नी एंड आफ्टर दैट यू आर राइटिंग ओवर दैट वन। इस पे बैठा करिए, कंफर्टेबल जोन में रहा करिए पढ़ाई के समय। लिखिए, कहाँ तक लिखा? रानी विक्टोरिया, हाँ इस समय रानी विक्टोरिया थी, जिनका शासनकाल 1837 से लेकर 1901 है। जिनका शासनकाल 1837 से लेकर 1901 है। लॉर्ड मैकाले ने इस एक्ट में सुझाव दिया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, लॉर्ड मैकाले ने इस एक्ट पर सुझाव दिया कि शिक्षा पर, लॉर्ड मैकाले ने इस एक्ट में सुझाव दिया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। इसको अंडरलाइन करके रहिएगा, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। इंग्लिश वाले लिखना शुरू करो। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1835 एक्ट। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1835 एक्ट। लिखिए, it has taken 20 years to set up. It has taken 20 years to set up. Next लिखिए, there was a conflict between Anglist and Orientalist. There was a conflict between Anglist and Orientalist. किस देश की सेना ने सफाई अभियान शुरू किया है? किस देश की सेना ने सफाई अभियान शुरू किया है? नेपाल आर्मी ने। बिवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट लिखिए, The ruling was of Queen Victoria. The ruling was of Queen Victoria, who ruled from 1837 to 1901. Who ruled from 1837 to 1901. Next लिखिए, it was suggested, आप लोगों ने लिख लिया इंग्लिश वालों, फिर से रिपीट करना बच्चों, कहीं पे मुझे रिपीट करना है तो बता दीजिएगा। It was suggested that a
amount of 10 lakh, it was suggested that amount of 10 lakh would be spent over education annually, would be spent over education annually, would be spent over education annually. क्लियर हो गया बच्चों? फाइन. अब इसके अंदर के सब पॉइंट्स लिखिए, हिंदी वाला लिखो, लिखिए. इसमें यह माना गया कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय शिक्षा से उच्च थी. इसमें यह माना गया कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय शिक्षा से उच्च थी. इसमें यह माना गया कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय शिक्षा से उच्च थी. देखिए, इसमें प्राथमिक विद्यालयों को भी खोले जाने पर जोर दिया गया. व्हाट इज प्राथमिक विद्यालय बच्चों? प्राइमरी. इसमें प्राथमिक विद्यालयों को भी खोले जाने पर जोर दिया गया. Who is the first female Sanskrit graduate of India? Who is the first female Sanskrit graduate of India? संस्कृत के कितने बच्चे हैं? तो कामिनी रॉय. कामिनी रॉय, the first female Sanskrit graduate of India from Bengal. लिखिए आगे. नेक्स्ट लिखिए. इस एक्ट का मेन उद्देश्य इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए. इस एक्ट का मेन उद्देश्य इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए, खून और रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद, राय और बुद्धि में अंग्रेजी. इसका मतलब क्या है? लेकिन स्वाद, राय और बुद्धि में अंग्रेजी मीन्स टेस्ट, ओपिनियन एंड विजडम. इसका मतलब क्या है? इफ यू आर आस्क्ड दैट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस देखो पहले, आप लोग लिखते ही मत चलो, थोड़ा दिमाग भी यूज करते चलो. डन. फाइंड दैट यू आर ब्लेस्ड विद कंसीट, बुद्धि मिली आप लोगों को. यूज दैट वन फॉर योर प्रोग्रेस इंडिपेंडेंट. अगर आपसे पूछा जाता है जो 1835 का लॉर्ड मैकेले आया, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कही गई, क्या? कि आप रंग और किसमें, रंग और रक्त में क्या है? इंडियंस में. डन. रंग तो एक है, सॉरी जो ब्लड है वो तो सेम है. फाइन दैट वी आर नॉट टॉर्टोइज. टॉर्टोइज का रंग जो ब्लड होता है ग्रीन, सॉरी हाँ ग्रीन कलर का होता है. फाइन. अब रही बात कॉम्प्लेक्शन की, वो भगवान भरोसे है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. डन. लेकिन आप यहाँ से इनका इंफीरियर माइंड सेट समझिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा. विद द हेल्प, हाँ बेटे कुछ पूछना है ना? विद कॉम्प्लेक्शन दे हैव गिवन देयर इंफीरियर माइंडसेट टू द इंडियंस और फॉर द इंडियंस. क्लियर हो गया इतना? फाइन. फिर 3 चीजों पे उन्होंने क्या बताया कि आप इंडियंस को अपग्रेड कर सकते हैं. द वन वाज टेस्ट. हाँ, व्हाट इज टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ. हाँ, दैट इज. दूसरा आपके पास आता है राय, ओपिनियन. डन. और तीसरा आपके पास आता है बुद्धि. ये 3 पॉइंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हायर एजुकेशन आपसे कहता है कि जो आपका विजडम है, डन है ना, जो आपकी कंसीट है, वही आपकी जिंदगी की मूल जड़ है, तो आप इसको आंसर कैसे दोगे? चलो कुछ बताओ तो सही. फिर से क्वेश्चन पूछो बेटे. वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी डेप एंड प्रोफाउंड क्वेश्चन. फाइन. आपसे पूछा गया, आप आगे बैठिए. आपसे पूछा गया कि रक्त और रंग में इंडियंस चलेंगे. डन. क्लियर. तो रंग आप अगर देखें एक टाइम पीरियड में, तो एक कॉम्प्लेक्शन डिस्क्रिमिनेशन का बेस आज भी है. अगर आप चले जाएंगे अफ्रीका, अमेरिका की तरफ, तो वहाँ और अभी भी विचित्र कहानी चल रही है. डन. फाइन. वहाँ पे भी अभी ये कॉम्प्लेक्शन का बेसिस चल रहा है. डन. अच्छा, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. राइट. अब आपसे 3 चीजें देखो कितनी महत्वपूर्ण बताई गई, जो आपको दूरदर्शिता बताती, लेकिन वो हमारे फेवर में चली गई. पहला बताया गया कि आप टेस्ट में, फाइन, आप ओपिनियन में, और आप अपने थॉट में या आप अपने विजडम में इंग्लिश हो. इसका मतलब क्या है? खाना स्टार्ट कर देंगे ना. इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल क्या बेटा?
तो हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, मतलब प्रीवियसली। हंसते नहीं बच्चों इस बात पे। देखो एक बात मैं आप लोगों को आज और सिखा दूं, अगर कोई भी आंसर दे रहा हो थोड़ा सा कॉमिक हो तो बिल्कुल मत हंसिएगा। या आप लोगों को प्रेजेंटेटिव चेक किए जाते तो आप ही से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हंसने वाले से। सो बिवेयर, ट्राई टू टेक इट सीरियसली एंड टू मेक योर ओन आंसर। हाँ बेटा वेट, हाँ पहले आंसर। तो जो रूल कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो हमसे अच्छे थे। अब आपने सही आंसर दिया, राइट। हाँ आप दीजिए, बोलिए, बोलो बेटा। पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ नाम बताइए, हाँ बोलिए बेटे। मैम एक चीज़ और ये हो सकता है कि जब हम उनकी चीज़ें देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, इससे उनका ट्रेड बढ़ेगा और वो अपना और हमारे इंडिया में लाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है उनको दिखाना था कि हम बहुत अच्छे हैं, आपसे ये क्या हुआ है, माइंड में सेट डालना। भले आप इंडियन से, आपको इंडियन से प्रायोरिटी बता रहे हो, बट उनका ये मकसद था कि इनके मतलब जीने का तरीका जो भी कुछ है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, है ना, है ना। इसमें एक बात, हाँ बेटे, मैम अगर हम उनका कल्चर अपनाएंगे तो उन्हें आसानी होगी ना हमारे ऊपर। उस कल्चर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहाँ है? आप लोग। कैसे? खुद ही देख लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? डन और नॉट डन? मैं एक स्टूडेंट आई थी इंडिया में, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ हिम। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो थोड़ा सा कंसेप्शन पे मिस थॉट हो गया मेरे से। हाँ मेरे से पूछिए आप, मैं बता दूंगी आंसर। पूछिए तो सही, आपको जो पूछना पूछिए, मैं बता दूंगी आंसर। डन। तो उन्होंने ये जो रुमाली रोटी आप लोग खाते हैं ना, ये मुगल से हाथ पोंछते थे खाना खाने के बाद, बहुत ग्रीजी होता था वो, फाइन। और ये जो आप समोसा खाते हैं, ये अफगानीज लाए थे, इसमें मीट भर के लाते थे, तो इससे माबोसा बोलते थे। एक देयर वाज मे बी इटालियन और फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया, मेरा थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है। तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने सोचा भाई, जब उनको इन्वाइट किया गया खाने के लिए, तो सोचा भाई चम्मच कांटे सब देंगे। हमारे इंडियंस ने खाना खाया, दे वर लिकिंग देयर फिंगर्स एंड आफ्टर दैट दे वाइप देयर हैंड विद देयर पजामाज। ही हैज रिटन दैट वन। क्यों लिखा ये बताओ, क्यों लिखा ये बताओ? इस चीज को यहाँ नोटिस करो, क्यों लिखा? बिकॉज दे वर थिंकिंग टू ईट विद फ्रॉक एंड स्पून वॉज मच बेटर देन ईटिंग विद योर हैंड। आ गया बच्चों? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फाइन, लिखो कहाँ तक लिखा है बताइए। नेक्स्ट लिखिए। इस एक्ट के अंतर्गत दूरदर्शिता से शिक्षा को, इस एक्ट के अंतर्गत दूरदर्शिता से यूजीसी के जितने भी प्लान बनाते हैं उनका क्या नाम है? जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने बन के आते हैं उनको बनाता कौन है? उनके मेन का नाम क्या है? बेटा बेटा आई हैव आस्क्ड, डिड यू गेट माय क्वेश्चन? मैंने ये पूछा है जितने भी आपके पास ये जो पॉलिसीज बन के आती हैं, इनके कर्ता धर्ता कौन है? उस पर्सन का मेन नाम क्या है? हाँ अध्यक्ष है बेटे, अमला डीला अध्यक्ष जगदीश कुमार। बताओ, देखो हिंट दे देती हूँ, बताओ। धर्मेंद्र, जितेंद्र। हाँ हिंट दे रही हूँ मैं, आप लोग सोच के लिए देखा। धर्मेंद्र हैं या जितेंद्र हैं? हाँ ही इज। बिवेयर रहिएगा आप लोग। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पॉलिसीज मेकर कौन है यूजीसी के, एनईपी जो बन रहे हैं, ये जो जितने भी पोर्टल्स बनते हैं, उस दिन शेरनी होमवर्क दिया था ना मैंने आप लोगों को, कुछ पढ़ा उसमें? वहां ये पॉइंट नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता ही नहीं कि आप लोगों को क्या दिया गया, तो होमवर्क आप लोग क्या पढ़ के आ रहे हो? नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा है ये बताइए। पेपर है 4 दिन बाद। दूरदर्शिता से संबंधित था। इंग्लिश वाले लिखना शुरू कीजिए। द सब पॉइंट्स ऑफ द 1835, the sub points of 1835, the sub points of 1835 are listed below. The sub points of 1835 are listed below. लिखिए। प्रोविडेंसीज किसे बोला जाता है बच्चों? What is providences and which are the providences? Which were the providences during British India? हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट हाथ उठाओ, आप बताइए। Which were the most important providences? जो भी यहाँ पे पॉइंट जुड़ेगा। हाँ बेटे,
यहाँ से 35 के दशक में, इस दशक में तो बॉम्बे, बंगाल, कलकत्ता 3 मेन प्रोविडेंसीज थी ब्रिटिश इंडिया। आई रियली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंट बेटा, बट इट इज़ रॉन्ग। हाँ आप बताइए। और चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई में ये चलो रहे कहते कैसी टीचर, बिल्कुल सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ। आप लोग उस मेहनत पे नहीं हो। आप लोगों को कहने थे बाल की खाल कैसे निकाली जाती है, हाथ में प्लेट दे दो, सब कुछ खाने को दे दो, हम खा लेंगे। बंगाल, मुंबई, मद्रास। बंगाल, दिल्ली, मद्रास। बम्बई, दिल्ली, मद्रास। नन ऑफ देम। फिर से बोलूँ? हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ। बंगाल, मुंबई एंड मद्रास. Bengal, Mumbai and Madras were the providencies which were selected under 1835. फिर से सुन लीजिएगा, लिखिए। अगर आपसे पूछा जाता है 3 इंपॉर्टेंट प्रोविडेंसीज क्या है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविडेंसीज थी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। आ गया आप लोगों को? बेटा इट इज़ नॉट, पश्चिम बंगाल कलकत्ता एक ही है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस क्या चीज़ है, उससे क्या निकला? उत्तराखंड। आप समझ गए ना? तो फिर अगर हम एक समय के पीछे जाते हैं तो उत्तराखंड और यूपी एक होगा या अलग अलग होगा? एक होगा ना, वो कंसर्न समझ के रहिएगा। लिखिए, इंग्लिश वालों लिखो, बोलूं? लिखिए, the main point which was focused on that was inverted comma open करिए, the main point which was focused on inverted comma open करिए, that was the Indians should be Indians in color and blood. The Indians should be Indians in color and blood. The Indians should be Indians in color and blood, but they must be differ in taste, opinion and conceit. Taste, opinion and conceit. Taste, opinion and conceit. ये लीजिए, टेस्ट, ओपिनियन एंड कंसीट। अब आप इसको कंसीट बोले, विट बोले, विस्डम बोले, एक ही चीज है। डन और नॉट डन? फिर से बोलूं मैं कहीं पे? मैं स्पेलिंग बोल दूं क्या? CONCIT, WIT, WISDOM। क्लियर और नॉट क्लियर? लिखिए, it was considered that European education was better to the Indian education. It was considered that European education was better than Indian education. Better than Indian education. Next लिखिए, it was also allotted to open primary schools. It was also allotted to open primary schools. It was also allotted to open. हिमाचल प्रदेश का प्रोविंशनरी का वो आया है, फॉर्म भर दो, उसमें तहसीलदार, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट चाहिए, भरो बच्चों। एंड दे आर डिमांडिंग 18 to 35 एज। जाओ मेहनत करो, बनो। पे स्किल देखो कितना अच्छा है। अब बैठे बैठे सोचोगे कि हाँ सपने में महल बना ले, तो मैं भी बना लेती हूँ बैठे बैठे, विदाउट मुझे सीमेंट एंड ईट। आप समझ गए ना? तो आप परसों नोटिफिकेशन आया है, गो थ्रू विद दैट वन। देयर आर सो मेनी लग्जरियस पोस्टर्स आते हैं, इसको लग्जरियस पोस्ट बोलते हैं। डू हार्ड वर्क, और बहुत ज़्यादा कोर्स आपको नहीं दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी गो थ्रू दैट वन कि हिमाचल प्रदेश तो 1971 से रियलिटी में आता है। यदि आप लोगों को पता हुआ, नहीं पता हुआ तो जाके पढ़ लीजिए फाइन। उसके बाद आपके पास करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो है आप अगस्त 2023 से स्टार्ट कर दीजिए, डन। उसके बाद रीजनिंग तो आप लोग सब पढ़ ही रहे हैं, फाइन। अब मैथ तो ये जो है व्हाट इज दैट, इंग्लिश और ये सब तो आपका 8th तक का कवर अप होता है। थोड़ी मेहनत कर लो। कितनी लग्जरियस पोस्टर्स हैं, देखो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तहसीलदार है, अटेंडेंट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटी है। बी देयर। जब मेहनत करोगे ना बेटा, तब आपको मिलेगा। देखो भगवान ने हर चीज़ बड़ी सोच समझ के बनाई है। अगर सब भगवान ने बादाम दिए तो चना भी दिया,
क्या जरूरी नहीं कि हर कोई बादाम खाएगा, लेकिन चना हर कोई खाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको उस तरीके से नौकरी भी दी गई है, गवर्नमेंट ने नौकरी भी आपको प्रोवाइड करी है, ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। और आपकी एक बार अगर एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो आप जो ऊपर भी लगा होगा तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन अगर यदि आप ऊपर पे ही फोकस रहेंगे तो नीचे के गिरते जाएंगे, वो आपके पल्ले नहीं आएंगे। तो प्लीज़ बिवेयर रहिए कि अगर आपने ये सोचा है मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो आप छलांग मार के तो ऊपर चढ़ोगे नहीं, तो पहले नीचे से चढ़ना सीखो, तब आप ऊपर पहुंचेंगे। बिवेयर। तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बहुत नोटिफिकेशंस है, जैसे ये ट्रेन में जो टीटी बनते हैं, कभी देखा है इनको? वंदे भारत की टीटी को देखा है आप लोगों ने? उनको देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा। देखा है वंदे भारत की टीटी को? जाके कभी देखो, मैं देखती हूँ उनको, आई रियली फील प्राउड ओवर दैट वन कि हमारे देश में क्या दिया जा रहा है। वो आती हैं, टीटी आती हैं, उनके पीछे 2-2 गनर चल रहे होते हैं। अब कुछ नहीं करना, पहले तो बेटा ये करना था, ये लाओ, सिर्फ आके पूछती आपका सीट नंबर क्या, सीट नंबर बता तो चली गई, दोबारा आना ही नहीं है। फाइन, जाओ, उसके लिए थोड़ी तैयारी करो, जाके बनो। ये इतनी अच्छी पोस्टर्स है कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। थोड़ा सा क्या बेटा, क्लियर? या तो फिर आप एक के लिए इतनी मेहनत करें कि आप उसको गेन कर लें, आप बिल्कुल एकलव्य हैं या बिल्कुल अर्जुन हैं। और या तो अगर आप एकलव्य अर्जुन नहीं बन पा रहे हैं तो आपको लगता है चलो छोटी ही नौकरी से अपने आप को हम अपने कवर में सरकारी तो आएगी ना, क्लियर? तो कम से कम आप इसको कवर अप करो, नोटिफिकेशंस ऐड किया करो कि क्या आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मांगे जाते हैं, कंप्यूटर पे, लाइब्रेरियन पे, कितनी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखते ही नहीं हो। जॉब की कंसर्न्स करो, तो जब आप एक मल्टी फैक्टर्स पे जुड़ोगे ना बेटा तो कहीं ना कहीं सक्सीडेड हो जाओगे। नहीं तो फिर बाकी आप इतनी मेहनत करिए कि आप सेलेक्ट हो जाएं। एक बार नेट निकल गया तो फिर नेट निकलता चला जाएगा। ये रियलिटी होती है, ये लाइफ का टर्म है। अगर आप उस लेवल की मेहनत करके तो 3-3, 4-4 बार लोग नेट क्लियर करके बैठे हैं। प्रभास सर इज ऑल्सो क्लियर विद थ्राइस, राइट? और फिर अगर आप उसमें की मेहनत नहीं करेंगे बेटा तो फिर कहाँ से मिलेगा? और अराउंड भी देखते चलो कि किस तरीके हमारे पास क्वालिफिकेशन आ रही है। डन, लिखना शुरू कीजिए। द 3 important providences were chosen. The 3 important providences were chosen. The 3 important providences were chosen. Mumbai, Kolkata and Madras. Mumbai, Kolkata and Madras. Mumbai, Kolkata and Madras. लिखिए हिंदी वालों, इसमें 3 प्रमुख प्रोविडेंसीज को चुना गया, इसमें 3 प्रमुख प्रोविडेंसीज को चुना गया जिसमें हम मुंबई, कलकत्ता और मद्रास को रखते हैं। अब आपके पास आएगा वुड डिस्पैच 1854। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाता है कि 1835 किसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब होता है पहले, सक्सीजर का मतलब होता है बाद के। डन और नॉट डन? अगर आपसे पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच क्या बला है, डन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेले का एक तरीके से सक्सीजर है या मैकेले इसका प्रोसीजर था। अब इसका रीजन सुनो क्यों था। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गए। अब इनको क्या होना था? इम्प्लीमेंट होना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट? लागू होना था। क्लियर है नहीं क्लियर? अच्छा, अब 1835 से अब 1854 पे चले आइए। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बच्चों? मैथ्स नहीं आती क्या? चलो मेरी वीक है तो चलो मैं मान गई। अब आप लोग तो पढ़ते रहते हो ना। 19 हो गए ना, ठीक है ना। जब आप 20 साल इस चीज को कवर अप करते हुए लेते हो तो देखो 20 साल में जो सबसे बड़ा मोटो आपके पास प्रेजेंट किया गया है वो है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए। अब कैसे, इसको आप लोग अपने तरीके से समझ लो। आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल दिस पोस्ट, फाइन, बट बी डू हार्ड वर्क फॉर दैट वन। ठीक है? अच्छा, अब आपके अंडर में जो वर्किंग प्रोसीजर्स आएगा, आप उनसे किससे बात करना पसंद करेंगे? इंग्लिश में या हिंदी में? बता। यूज टू कंजर्व इन इंग्लिश। आप इतना ध्यान रखिएगा प्लीज, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ English. It makes you respected, it makes you prestigious, and first of all it make you a very proper presentation among your student. नहीं आया? नहीं आया? क्या आया बच्चों बताओ? ये सारी सीखने की चीजें हैं। देखो सुनो, एक लैंग्वेज आपको दी गई ना, है ना। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को आप आज तक चले आइए। हमें बचपन में क्या सीखा, सॉरी 3 तरीके के स्कूल आए हमारे देश में। एक आते गवर्नमेंट, फाइनल, एक आते हैं प्राइवेट, और एक आते प्राइवेट में भी सुपर क्वालिटी आती है। नहीं आता? नहीं आया बेटा? है बेटा? है ना। प्राइवेट में भी सुपर क्वालिटीज आती है। कुछ प्राइवेट स्कूल तो मनी मेकर है, ये भी ब्रांच वो भी ब्रांच, 75 ब्रांच खुली उनकी, बस सिर्फ पैसा पैसा पागल बना रखा। कुछ होते हैं एक ब्रांच है। हिंदुस्तान का सबसे फेमस स्कूल कौन है जहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल है? देखो द वुड स्कूल तो नहीं है, चेक करो।
द वुड स्कूल तो नहीं, चेक करो, आप लोगों को यही नहीं पता है। देखो क्या है जो मैं बता रही हूँ, है कि नहीं है। नहीं बेटा, अंबानी को साइड कर दो अभी आप। सेंट द टॉप स्कूल ऑफ इंडिया, डीपीएस। और ये वुड स्कूल नहीं है बेटा। द टॉप स्कूल ऑफ इंडिया देखिए कौन सा आ रहा है, चेंज तो नहीं हो गया है? रेडवुड से ना, कौन सा है देखिए, देखो ना बच्चे, द टॉप स्कूल ऑफ इंडिया, केवल एक देखो कौन सा आ रहा है इस समय। चेक करिए, आपको 2-3 स्कूलों के नाम पता होने चाहिए। हाँ, एंड एक्सीलेंट, एंड एक्सीलेंट। वेट करो, अब जाओ हिमाचल का टॉप स्कूल देखो कौन सा है। हिमाचल का टॉप स्कूल गेन करो बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएंगी, मेरे काम नहीं आएंगी, सीखो। वेयर इट इज लोकेटेड? एक्सीलेंट। और उत्तराखंड में नीरज है बेटे? एक्सीलेंट। अब आप समझ गए। अब सुनो, आओ, 3 तरीके के स्कूल। अब सुनो, ये आपको 1854 सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रही। 3 तरीके के स्कूलों की स्थापना हमारे देश में होगी। आगे खींचते खींचते पहले सुनो 1854। जब आप चार्ल्स वुड पे आते हैं तो इसे हिंदुस्तान में भारत का मैग्ना चार्टा बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्ना चार्टा? यदि आपसे पूछा जाता है मैग्ना चार्टा का मतलब क्या, तो उसका मतलब होता है अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश। जब आप लोग कोई पीएचडी का फॉर्म भरोगे ना बच्चों, तो उससे पहले साइट पे जाके ऑर्डिनेंस चेक कर लेना। ऑर्डिनेंस क्या बोला, जरा ये बताओ। ऑर्डिनेंस जानते हैं आप लोग क्या चीज होती है? कितने एमए क्वालिफाइड हो? सब एमए क्वालिफाइड हो ना? यू बेटा अंडर परसुइंग यूर दैट वन, एट विच कॉलेज यू आर राइट नाउ? इग्नू, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अब उसको पाना मुश्किल हो गया है बेटा। सॉरी, अपना नाम बताइए पहले। ऋत्विक, नाइस नेम। ऋत्विक, पहली बात तो बेटा ये सुनिए, व्हाट वाज माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने पॉलिसी नहीं पूछी थी, मैग्ना चार्टा नहीं पूछा था। मैंने क्या कहा था कि जब लोग आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, बिवेयर रहो। चलो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचो, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपने कहना हमें पीएचडी करनी है, डन, पीएचडी, फाइन। अच्छा, आपने खोला, उस पर आपको सूचना आती है गो एंड चेक द ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या होता है? चलो, सब यूजीसी नेट के लिए बैठे हो ना, हायर एजुकेशन में हो ना, बताओ ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऋत्विक, दूसरों से नहीं पूछते, ये बहुत गलत आदत है। आप ऐसे जाओगे अपने वाइवा के टाइम में करोगे, वो चेक कर लेंगे, वो क्या कहते हैं कैमरे से। हाँ बताइए, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? बताओ, सब हायर एजुकेशन पे हो। अरे सर ये क्लास लगवा दो, सर वो क्लास लगवा दो, सर ये क्लास नहीं हुई, सर वो क्लास नहीं हुई, है ना? अध्यादेश वो होता है जहां पे यूनिवर्सिटी जो होती है अपने प्रॉपर कोर्स से संबंधित आपको सारी सूचनाएं और गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है, जो आपको हायर एजुकेशन या रिसर्च से संबंधित विषयों में मिलती है। तो जब आप जाएंगे ऑर्डिनेंस खुल के आएगा। इन प्रोफेसर के अंदर में ये सीटें हैं, जामिया चले जाओ, जेएनयू चले जाओ, फिर आपको बताया जाएगा प्रोसीजर क्या है पीएचडी का। पहले एक रिसर्च पेपर लिख लाना, उसको सबमिट कर देना। जब रिसर्च पेपर लिख के बैठो तब डीयू में आना, वरना कहीं और मुड़ जाना। जितनी भी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट है, एट अ टाइम ऑफ पीएचडी और बिफोर पीएचडी एंट्रेंस और द एडमिशन डिमांड योर रिसर्च पेपर। क्या मतलब है इसका? किसी ने आज तक अपना रिसर्च पेपर तैयार करके रखा है? आप लोगों के पास अपना रिसर्च पेपर है? हाँ बेटे, बेटा सिनॉप्सिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम आस्किंग अबाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या होता है, क्या होता है बताओ, सब बैठो ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हाँ, व्हाट इज रिसर्च? कोई भी कैसे कोई टॉपिक होगा बेटे? व्हाट इज रिसर्च? ये यहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, राइटिंग समथिंग न्यू,
रिसर्च में होता है इंडक्टिव टू डिडक्टिव थ्योरी और डिडक्टिव टू इंडक्टिव थ्योरी। आता है कि नहीं आता ये पॉइंट? अभी पूछ लूँगी तो ब्लैंक हो जाओगे, वेट करो, भी क्लास ओवर होने तो पूछती हूँ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जितने भी हाई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आपसे, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठे उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका ज्ञान मांगती है कि आपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या अचीव किया है उस पर, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करके देते हैं, समराइज करके देते हैं, जैसे ऋत्विक ने कहा। फिर वो पेपर जाता है, सबमिट होता है ऑनलाइन, डन। फिर जैसे आप उसको सबमिट करेंगे वो सॉफ्टवेयर में जाता है, वहाँ पे प्लगरिज्म में पकड़ के कट हो जाता है। ये बेबे रहना यहाँ से बाबेचा अवेयर रहना इस जगह से, पोकेमैन की तरीके या रजनीकांत की तरीके, डन। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वाइवा में जाओगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो प्रपोजल जो आपने रिसर्च पेपर सबमिट किया था ना उसी से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, वहीं पकड़ लेते हैं कि आप इसमें ओरिजिनल थे या ओरिजिनल नहीं थे। सेमिनार कॉन्फ्रेंस बहुत दूर की बात है, नहीं आया नहीं आया। और इतना ध्यान रखिएगा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वाइवा देने जाएंगे तो आपसे कहेंगे ये बता दो कुछ लिख के लाए हो, कोई रिसर्च है, कोई आर्टिकल है, कोई पब्लिकेशन है, तो आप ये कहते हैं ये लो ये लाए हैं, ये हमें यूजीसी ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है 1100 रुपए के बदले। तो वो कहेंगे रास्ता ना पाओ, क्यों ये बताओ। आपका वाइवा इसी पे, आपका सिलेक्शन 90% इसी पे डिपेंड करेगा कि आपने आउटपुट क्या दे रखा है अभी तक। नहीं पता बेटा, इतना ध्यान से नहीं सुनते उस पर कवर अप कीजिए। आजकल आप देखिए एमए में ही बच्चों से रिसर्च लिखवाने लगे हैं। यदि आपको पता नहीं है तो पता करिए, यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया चेंज हो गए और यही उठा के यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्या आंसर दोगे? आप तो कहोगे ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि हमने तो किया नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंक्लूड हो गया है, डन और नॉट डन। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं 6-6 महीने के 1 साल पहले से लिखना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हो हमने बहुत अच्छा लिखा, जब वो आरडीसी में जाएगा कट, फिर क्या कहाँ क्या लिख के लाए आप, डन। तो बिवेयर एट अ टाइम ऑफ योर वाइवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में यहाँ हूँ बेटा, आई एम नॉट कंसिडरिंग देयर, आई एम नॉट रिचुअल ओवर देयर, फाइंड दैट एट अ टाइम ऑफ वाइवा यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद योर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च पेपर और द आर्टिकल्स और द पब्लिकेशन। इट विल गिव यू द 90% वेटेज टू सेलेक्ट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लिख के रखिए। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, हम कहेंगे तो वहाँ JRF की भीड़ लगी होगी, और JRF का DO PhD में भी निगलेक्ट कर देता है। रास्ता नापो, जे नहीं तो पूछे कि नहीं जाओ, जो तुम्हें कुछ आता ना जाता, रास्ता नापो, जब आ जाए तब आना। आया कि नहीं है? फिर आपसे ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, आपका फिर एक तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। आओ सबके सामने खड़ोगे, आप पे टाइम बताओ, आप कहोगे नहीं हम पढ़ रहे थे, हम सिर्फ सुन रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, हम तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी आप क्या कर रहे थे? इट इज़ द पॉइंट विच वुड बी आस्क्ड यू व्हाइल द प्रेजेंटेशन और द सिलेक्शन एज योर जॉब। आ गया कि नहीं आ गया? इतना ध्यान रखिए। इस वजह से आप इतना ध्यान रखिए, आपने चूहे को देखा है, मोल रैक को देखा है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को खोद डालते हैं, यहाँ से खोदते उधर निकल जाते हैं, पूरी की पूरी पटरी नीचे से खोखली कर देते हैं। वैसे बनोगे तब लायक बनोगे। आप ध्यान रखिए, तब आप अपने आप को एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो आप मेमोरेंडम समझ रहे हैं टोटली डिफरेंट है। क्योंकि आपके पास जो NEP 2020 है उसको आप खुद पढ़ लीजिए कि उसकी कथा कहानी क्या है। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। आया कि नहीं आया? अब आप वुड डिस्पैच पे आओ बच्चों, कुछ पूछना है बेटा? फाइन। वुड डिस्पैच के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या आया 1854 में, यू मस्ट हैव योर ओन वैच। ठीक है, जो मैंने बताया आपको आ गया है? आपसे पूछ रही हूँ मैं, नाम बताइए पहले अपना। मैंने क्या बताया अभी तक? क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन, ये बताइए। व्हाट इज द मीन ऑफ हायर एजुकेशन? अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो पहले दिन जब पढ़ाया था तब बताया था कि तो मैम हमें याद नहीं रहता, आप याद दिलाओ। हायर एजुकेशन 2 इंपॉर्टेंट आपके पास वो निकलते हैं टर्म्स। एक हायर एजुकेशन वो शिक्षा जो हम 12वीं के बाद गेन करते हैं, जिसमें से हम रिसर्च और अध्यापन संबंधित गुणों को प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। हायर एजुकेशन वो मतलब है जहाँ जिसे हम 12वीं के बाद प्राप्त करते हैं और जिसे हम रिसर्च संबंधित और टीचिंग से ऐड करते हैं। जब आप रिसर्च करोगे तभी आप टीचिंग के लायक बनोगे। कैसे? क्योंकि हायर एजुकेशन ही आपका UGC नेट से संबंधित है। आ गया? फाइन। इससे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलते हैं, रिसर्च एंड टीचिंग। रिसर्च एंड टीचिंग। नहीं दिमाग खुला तो जितनी पॉलिसीज आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, जब उसको नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही ब्लैंक होके मुझे देखो। डन और नॉट डन? अब मैग्ना चार्टा सुनो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दी गई वो था विमेन को एज ए टीचर ट्रेनिंग देना। ये बात क्यों आई बच्चों? ये बात क्यों आई कि विमेन को एज ए टीचर ट्रेनिंग देना? चलो इसका मतलब बताओ।
विमेन को एज ए टीचर ट्रेनिंग देना, इसका मतलब क्या था? और ये बात आप पहले कहाँ पढ़ के गए थे? यही पॉइंट पहले आपने कहाँ पढ़ा था? अरे भैया बताओ, किस एक्ट में आपने पढ़ा था कि टीचर्स को, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, सुपरविजन होगा, एग्जामिनेशंस होंगे, उसका क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस होंगे? किस में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था बेटा? पूरा एक्ट का नाम बताओ, कहाँ पढ़ा था? बताइए, आप बताइए। वी आर वर्किंग या देन? तो अभी तो बेटा सुनो, हिंदुस्तानी माँ बाप से बढ़कर दुनिया में माँ बाप नहीं है। जो आप बैठे रहो, इन्वेस्ट करते रहते, ये सोच के कि कल ये हम पे इन्वेस्ट करेंगे। उनको ना अपना बैंक मत समझो, ठीक है? जाओ बाहरी देशों में देखो, जो बिल क्लिंटन की बेटी थी, वो चेल्सी क्लिंटन, वो पढ़ती थी और दोपहर के चौराहे पे पेपर बेचती थी, राष्ट्रपति की बेटी। हिंदुस्तान में खिला रहे हैं बैठे बैठे। आपको यही नहीं पता आपको क्या करना है? तो इन्वेस्टमेंट मत बनोगी। माता पिता इन्वेस्ट करने के नहीं होते, वो आपको डिपॉजिट, क्रेडिट हो रहा है ना, वो डिपॉजिट भी होगा। अभी जो क्रेडिट हो रहा है ना, वो डिपॉजिट भी होगा। और केवल लड़के ही इसके हकदार नहीं, लड़कियां भी करती है अपने माता पिता के लिए। थोड़ा ना कि हाँ पराया धन है, किसी का पराया धन है, कमा के अपने माँ बाप के लिए पहले करो। डन और नॉट डन? तो अब मुझे बताओ कि ये सेक्ट आपने ये पॉइंट कहाँ पढ़ा था? अगर आपको यूजीसी नेट ये क्वेश्चन देता है कि महिलाओं के प्रशिक्षण की बात 1854 के वुड डिस्पैच के साथ साथ किस एक्ट में जोड़ी गई थी, तो पहला 1784, दूसरा 1823, तीसरा 1835 और चौथा आपका 1854 स्वयं। तो कौन सा राइट है? 1823। क्या नाम था इस एक्ट का? क्या नाम था नीरज? क्या नाम था इस एक्ट का? हाँ तो बेटा 13 क्या था? इसका नाम क्या था? इससे पहले क्या एक्ट था? सर्च कर लीजिएगा एक बार बेटा, सर्च कर लेना। डन। देखो दूसरी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दी गई वो था व्यावसायिक शिक्षा। अगर आप NEP 2020 पढ़ते हो, देखो मैं अभी आपको फिर बता देती हूँ, यदि आपको पास होना है तो अगस्त 2022 से लेकर आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज जा रही हैं हायर एजुकेशन में, उनको पढ़ लो। पीछे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है? तक्षशिला, नालंदा पढ़ लो। ये बेस है आपके एजुकेशन सिस्टम का। अब यदि इतना भी हिंट देने पर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप ये समझो कि आप बहुत ही महान कैटेगरी में इंक्लूड हो रहे हैं। डन और नॉट डन? इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फीमेल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आपको दिया गया ट्रेनिंग बैग, फिर आपको दिया गया क्राफ्ट एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा। अब व्यावसायिक शिक्षा को सीधे यहाँ ले आओ। यदि आपसे पूछा जाता है कि NEP 2020 में एक बात जो पॉइंट जो सम्मिलित है वो किससे मैच करता है, देखो 4 ऑप्शन देखो। आपको NEP 2020 में बताया गया कि सरकार एजुकेशन के साथ साथ फाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देगी कि आपको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए आपके पास दिल्ली में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है DSEU, पता है कहाँ है? हाँ एक्सीलेंट, पता है इस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यही तो है, इस यूनिवर्सिटी का मतलब यही तो है। DTU पता क्या है? इसका मतलब क्या है? कभी इसको खोल के पढ़ा इसके बारे, इसके मतलब क्या है? कभी आपने इसके बारे में जाना है कि इस यूनिवर्सिटीज के मतलब क्या है, इनके अंदर आ क्या रहा है? नाम तो मुझको भी पता है। सुनिए, डन। ऑप्शन देखो, इसकी सिमिलैरिटीज देखो। अगर आपसे पूछा जाता है NEP 2020 में 2 बातें सम्मिलित हैं जो कि जो 18 के 54 पॉइंट से सिमिलर होती है। ऑप्शंस देखो, पहला दिखाया गया कि महिला शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, और सबसे तीसरी पॉइंट जो है वो हमारे पास टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इधर आओ, NEP में आपको क्या बताया गया कि आपको क्राफ्ट सिखाया जाएगा और दूसरा ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट सिमिलरिटी देखो। फिर आपको क्या सिखाया गया कि शिक्षा अंग्रेजी के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस में भी होगी। तो NEP बेटा मैं लिखवा रही हूँ, पहले सुन लो, सुन लीजिए। फाइन। दूसरा आपको क्या बताया गया कि इस NEP में
कि जो शिक्षक टीचर्स हैं वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मराठी, उड़िया जो आती है। तो आप इतना सोचें कि आपका आधा डिडक्शन यहीं से हो गया। आप वही प्रेफरेंसेस में चले जाएंगे जिस स्टेट में जिसको अच्छे से लैंग्वेज। मुझे तो नहीं आती हिमाचली, मुझे तो अपनी यूपी की आती है। डन और नॉट डन? तो अब तो मैं यूपी के लिए प्रेफरेंस दूंगी ना बच्चों। या तो हिंदी बहुत ब्रिलियंट होगी, डन और नॉट डन। बाकी मुझसे कहा जाए दूसरे स्टेट में चले जाओ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ी लूंगी पहले लैंग्वेज के लिए, तब तक तुम्हें पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगी। डन और नॉट डन? फाइन। 1854 का वुड डिस्पैच कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो एनईपी 2020 कहता है कि हाँ बेटा देखो, हाँ देखिए ना, इट्स लुक्स वेरी नाइस। वॉट वॉच टू वॉच एट वॉच, इट लुक्स वेरी नाइस। क्या बताया मैंने? आप बताओ मुझे, क्या बताया नीरज मैंने? हाँ बेटा अभी बेटा देखो, मैं भी परेशान हूँ, सब दुनिया परेशान है। आप ये सोचें कि सब सुखी है, कोई सुखी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने घर जा रही थी और मैं शताब्दी में थी, सिर्फ 1 मिनट पहले सके, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी। तो मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, तो वो शायद पहले से डिबोर्ड करके अब बोर्ड करके आ रही होंगी। मैं तो दिल्ली से उसमें बोर्ड हुई थी। वो सारे दिन शी वॉज कंस्टेंट स्लीपिंग ऑन। बीच में गाजियाबाद पर शायद शताब्दी रुकी थी, 2 मिनट का हॉल्ट हुआ था। फाइन। तो वो उठती हैं, देखो मैं आई वॉज नॉट नोन टू हर एंड शी वॉज नॉट नोन टू मी। वो मेरे से क्या कहती हैं आपको पता है? मैंने कहा जी बोलिए। तो कहती है देखिए हमेशा हमें यही लगता है कि दूसरे बड़े सुखी हैं, जबकि रियल में सब बड़े दुखी हैं। ऐसे कहकर अगेन शी वॉज स्लैप्ड। इसका मतलब क्या था? आई वॉज नॉट नोन। पर क्या पता है कि इंडिकेशन का था गॉड का कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम प्रोवाइडेड है, इट वुड बी सोल्यूट। टाइम लेगा पर आप उसको सरदर्द मत बनाओ। आया कि नहीं आया? आप समझ गए? तो पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, है ना बेटे? तो फिर मैंने क्या बताइए, इतने इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज बताने पर अगर आप लोग अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो सॉरी, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स नहीं दे सकती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, पढ़ो। फाइन। 1854 में फिर आपको पॉइंट दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ स्थानीय शिक्षा में भी, स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। इसको अंग्रेजों ने बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चुना था। रीजन क्या था कि जब आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आप किस लैंग्वेज में पहुंच जाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज में। आया कि नहीं? जबकि एनईपी 2020 क्या कहता है कि आप अब किससे जुड़ोगे? अपनी लैंग्वेज से जुड़ोगे, और आपकी जो एजुकेशनल मीडियम है ना बहुत ही कन्वीनियंट और इजी हो जाएगा। जहां पे जो टीचर्स है जो कहीं भी किसी भी स्टेट में पहुंच जाते थे, वो बच्चों के साथ लैंग्वेज कनेक्शन नहीं कर पाते थे, वो लैंग्वेज बैरियर बन जाता था। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर होता है ना? जो लैंग्वेज बैरियर बन जाता था, अब वो जो है वो ओवरकम हो जाएगा। लिखना शुरू करो। आ गया इतना? फिर बताना है कहीं पे? बताना है आपको? किसी को बताना है? लिखना शुरू करिए। देखिए 1854 के मुख्य विशेषताओं को लिखिए। जब आप अपने फोन में पिक्चर्स को डिलीट करते हैं तो वो डेटा कितने दिन के लिए आपके फोन में रहता है? जो बात के क्लाउड स्टोरेज में जाके डिलीट हो जाता है। एक्सीलेंट। फाइन। अगर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 70 डेज, क्लिक तो 30 डेज। अब आपसे पूछा जाता है जब क्लाउड स्टोरेज में जो आपकी डिलीटेड फोटो गई है तो क्या आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं? एक्सीलेंट। बिवेयर रहिएगा, ठीक है? देखना शुरू कीजिए। आइए, क्लाउड मीटिंग क्या होती है बच्चों? क्लाउड मीटिंग क्या बोला है? मुझे बताइए क्लाउड मीटिंग क्या बोला है? हाँ? जूम मीटिंग करते हो, गूगल मीट मीटिंग करते हो, वही तो क्लाउड मीटिंग है। यही तो क्लाउड मीटिंग है। आप लोग टीचर्स बनने जा रहे हो बच्चों। व्हाट इज क्लाउड मीटिंग? आप लोगों से पूछा जाता है कि कंप्यूटर सेवी हैं आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, आजकल हर भी उसमें होता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक, इसका मतलब क्या होता है? चलो बताओ। पहले तो टीचर्स से नहीं पूछे थे कि आपको कंप्यूटर आता कि नहीं आता, आपको बच्चों को पीटना आता है, गुस्सा करना आता है, आ जाओ। वैसे गलत बात है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए बताइए
क्योंकि आजकल आपकी क्लासेस जो हैं स्मार्ट क्लासेस से एडेड हैं, आजकल आपकी क्लासेस प्रोजेक्टर से एडेड है। अब आप थोड़ा ना प्रोजेक्टर लगाओगे 4 घंटे, आप उसको बेटा आप आना आप करो, तब तो आपको के भगवान ने मालिक है। क्यों? आप लोग हायर एजुकेशन में जब पढ़ने जाएंगे तो आपकी आधी स्टडी जो होगी किससे होगी? ऑनलाइन होती है। और आप अपने डेटा को जो पढ़ाएंगे, आप देखते हो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं असिस्टेंट, वो अपने साथ लैपटॉप रखते हैं। कभी क्यों रखते हैं बताओ? तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों रखते हैं आप बताओ ना? कि जो आप प्रीवियसली पढ़ा रहे हैं वो भी नोटेड है, जो स्टोर्ड है, और जो आप अभी पढ़ा रहे हैं वो भी नोटेड है। लिखना शुरू कीजिए। इस अध्यादेश के अंतर्गत महिलाओं और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इस अध्यादेश के अंतर्गत महिलाओं और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए। साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बात कही गई। साथ ही साथ शिक्षकों के, आप एक बात बताइए, अंग्रेजों ने शिक्षकों की ट्रेनिंग पर इतना जोर क्यों दिया? बताओ बच्चों, अंग्रेजों ने शिक्षकों की ट्रेनिंग्स पे इतना जोर क्यों दिया? इसका आप लोगों के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता कि व्हाट दे वर कंप्लीटली इंसिस्टिंग ऑन दैट द टीचर शुड बी ट्रेन। बोलो, आप एक टीचिंग परसेप्शन से सोचो, क्योंकि आपका पेपर ही टीचर के हिसाब से तैयार किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए। इसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया गया। अब इस पॉइंट को नोटिस करके रखो। देखो, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा क्या होती है? हाँ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले मदरसा खोला और उसके बाद गुरुकुल। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों किया गया, फिर उसको सेकुलर में क्यों इंक्लूड किया गया? बताओ। चलो आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई टू गेन द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट वन। 1854 का जो वुड डिस्पैच आता है उसने आपके सामने निम्नलिखित कारक क्लियर। पहला पॉइंट आता है 1854 में शिक्षा जो थी वो धर्मनिरपेक्ष पर प्रभावी करने की बात करी गई। डन। 1854 की जो शिक्षा है वो 1835 का सक्सेसर थी। इस बात को ध्यान रखना अपने दिमाग में। डन। फिर से मैं पॉइंट बोलूं एक बार, फिर से पॉइंट बोलना है कि नहीं बोलना है? आगे 1854 के पॉइंट फिर से सुनो और इसमें से कारकों को आप सेलेक्ट कीजिए। पहला आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर आधारित था। हाँ, रीजन आता है हमारे पास, अभी मैं क्लियर करती हूँ। दूसरा पॉइंट आपके पास ये आता है कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा को दूरदर्शिता के तौर पर इंक्लूड किया गया। इसका मतलब क्या था? क्योंकि ये 1835 की मैकेले सिस्टम के सक्सेसर थी। रीजन बताओ। इतना पढ़ा के आई हूँ, रीजन बताओ, सोच लो दिमाग आंसर में। तीसरा बात बताइए, सुनिए। जब अंग्रेज पहले आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को मुस्लिम शिक्षा के तौर पर मदरसे दिए, उसके बाद फिर हिंदू शिक्षा के तौर पर गुरुकुल दिए, जहाँ पे शिक्षा जो थी वो धर्म के नाम पर विभाजित हो गई। बेबेर है ना, जहाँ पर शिक्षा जो थी वो धर्म के नाम पर विभाजित हो गई। अब इस पॉइंट से एक पॉइंट ये पकड़ो कि जब धर्म के नाम पर शिक्षा विभाजित हो जाएगी ना तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी। क्यों? धर्म के नाम पे दिया जाएगा। क्लियर है? तीसरी चीज, जब आप इसमें टीचर्स लाएंगे ना, जब आप क्या बेटा तो बहुत आगे की बात है। 1905 बंग भंग आंदोलन से संबंधित है ये बात, है ना? राइट और रॉन्ग? नहीं बेटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बंग भंग आंदोलन इसका प्रोसीजर है, फूड डालर नहीं, वो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ, आप मेरी बात समझिए। डन। अब अभी सिर्फ एजुकेशन पे जाइए। आपने जो पॉइंट कहा है वो अभी आगे जाके मैं आपको अटैच करके क्लियर कर देती हूँ। डन, फाइन। अब चौथा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आता है, ठीक है ना? भारत जैसे देश में बेबे रहिएगा जहां पर सोर्सेज बहुत थे। सोर्सेज का मतलब बताओ क्या होता है? 3 तरीके के सोर्स होते हैं, या तो होते होंगे मैम। 3 तरीके के सोर्स क्या होते हैं? अरे उस दिन भी बता के, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज। डन। मेन रिसोर्स आपके पास क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। डन। वहां पर अगर इस रिसोर्स को धर्म के नाम पर बांटा जाता है तो उसको एजुकेशनल सिस्टम पे इंग्लिश यूज नहीं कर सकते थे। क्यों?
अब आप मदरसे में पढ़ गए, आप गुरुकुल में पढ़ गए, तो फिर आपके एटिकेट्स कहाँ गए? आप तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे चल रहे हो ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे चल रहे हो ना। तो पता चला नवाब के जो नौकर हैं वो नवाब के तरीके हो गए, और जो राजा के नौकर हैं वो राजा के तरीके हो गए, जबकि एजुकेशन का पर्पस क्या रखा गया? सेक्युलर रखा गया। आया कि नहीं? तो जब सेक्युलर पर्पस रखा जाएगा तो ये पर्पस आपको कहाँ ले जाके अपेयर करेगा? इंग्लिश एजुकेशन पे, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन क्या सोची गई थी कि इंग्लिश एजुकेशन वाज बेटर देन ओरिएंटलिस्ट। आ गया कि नहीं आ गया? फिर से क्लियर करना है मुझे कहीं पे। डन? क्लियर करना है? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसी में कहां तक लिखा है ये बताइए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस बात में, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस बात में, जो नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा। सरकार ने जनता से शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। ये बताओ सरकार ने जनता से शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को क्यों कहा? इसका मतलब क्या था? यदि आपसे कहा जाता है आप आ जाओ प्रेजेंट में आ जाओ, क्या कह रहे बेटे? क्या कह रहे? आप किसने कुछ कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डन? विमेन एजुकेशन पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? इस बात को यहां से समझो, बताइए। मैंने आपसे आते क्वेश्चन पूछा था ना कि हिंदुस्तान की पहली महिला संस्कृत ग्रेजुएट कौन थी? आप इस बात को ध्यान रखिए, जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स आपको शुरुआत में मिलेंगी ना, सब बंगाल से मिलेंगी। जितनी भी इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ फीमेल आएगा ना, बिवेयर रहिएगा। अगर आप इसको 1800 से देखते हैं या 1750 से देखते हैं, तो आपके पास बंगाल वाज द रूट कॉज ऑफ इमर्जिंग द फीमेल इंटेलेक्चुअल्स। क्लियर? राइट? मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी कौन थी? थी कोई द फर्स्ट फीमेल सर्जन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू मद्रास। प्रोविडेंसी थी ना? कौन प्रोविडेंसी था? आप इस चीज को ध्यान रखिए। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोविडेंसी सिलेक्ट करी थी अंग्रेजों ने, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, वो शिक्षा के रूप में इतने क्या कहते हैं प्रभावी और प्रचलित क्यों गया? वहां से इतनी वुमेन एजुकेशन क्यों निकली? तो सबसे बड़ी बात आप ये रखिए कि यहाँ पे एलिट सेक्शन को चूज किया गया था। जब एलिट सेक्शन को चूज किया गया था तो वहां पे जो एलिट सेक्शन था उन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ने के साथ, यहाँ पढ़ाने के साथ साथ बाहर भी भेज दिया। आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? यही सेक्शन जब बाहर से बढ़कर आएगा तो वो रिफॉर्म्ड हो जाएगा और फिर वो आवाज उठाने लगेगा। द फाइनेस्ट एग्जांपल यू हैव राजा राम मोहन रॉय। आया कि नहीं आया? क्लियर? आया। तो विमेन एजुकेशन में क्या कहा गया? देखो ध्यान रखो, जब आपके पास 1854 का वुड डिस्पैच आता है, डन, इसमें शिक्षा से जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या था? देखो उनकी दूर की थ्योरी सोचो। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रंग और रक्त में इंडियंस होंगे, बाकी सब में अंग्रेज होंगे। तो उन्होंने एक तरीके से अपना एक मेटिकुलस पॉइंट उठाया कि जब सब पढ़े लिखे होंगे तो वो एक तरीके से उनकी जो टर्मिनोलॉजी आई थी, दैट वर इनडायरेक्टली दे गॉट अ नंबर ऑफ इंग्लिश सर्वेंट्स फॉर देम सेल्फ। आया कि नहीं आया? फिर से बोलना है कहीं पे? बोलना है कि नहीं बोलना है? आ गया है? आ गया है? हाँ बेटा देखिए सुनिए, तो फिर जिनको नहीं आता 10 बार पूछ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर है। आप कल को कहोगे कि ये चीज़ नहीं हो जाए तो ये मत कहिए कि एक बार में हमें आ गया। एक बार में सिर्फ रजनीकांत को ही आता है और किसी को नहीं आता है। नेक्स्ट सुनो, डन। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें सरकार ने जनता पर शिक्षा पे जिम्मेदारी लेने को क्यों कहा, तो देखो इसके 3 आप पॉइंट्स टू पॉइंट जोड़ते चले जाओ। डन? इस चीज को आप दिमाग से समझो। सबसे पहले इन्होंने आपको 2 तरीके की एजुकेशन दी थी। द एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन मुस्लिम एजुकेशन एंड द हिंदू एजुकेशन। वो इनके काम की नहीं थी। क्यों? अब नवाब जैसे हो जाएंगे, राजा जैसे होंगे, जबकि इनको एक सोल सोर्स चाहिए था। डन? सोल सोर्स चाहिए था ना, एलिट के लिए नहीं चाहिए था, अपने लिए चाहिए था। एलिट तो उनके वैसे भी पीछे लग गए थे। हिंदुस्तान की कदाई अजीबोगरीब। डन? फाइन। लेकिन तभी हमारा देश बहुत अच्छा है। फाइन। सेकंड पॉइंट आपके पास ये आता है कि अगर सब इंक्लूड नहीं होते तो फिर वो रिसोर्स कैसे बनते? सब इंक्लूड नहीं होते। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई को टेलीग्राम भेजना आता था, उनको टाइपिंग करनी आती थी। रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो आप लोग, है ना? उनको टाइपिंग करनी आती थी। शी नो हाउ टू सेंड टेलीग्राम। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचो कितने क्या एजुकेशन। क्या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था बच्चों? मृत्यु कब हुई थी उनकी? चलो मृत्यु कब हुई थी ये बताओ। 1858 में तो हुई थी ना। उनके ऊपर सबसे सुंदर कविता लिखने वाली कवित्री कौन सी है? एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत लिखा, चौहान। क्लियर हो गया? फाइन, कम टू द पॉइंट।